गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि कल हमने आपको विलयन के अणुसंख्य गुणों का अध्ययन कराया था। विलयन के वो गुण जो विलयन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते थे वो अणुसंख्य गुण कहलाते थे। कण परमाणु भी हो सकता है, अणु भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है। हमने बताया कि ये 4 प्रकार के हो सकते हैं: वाष्प दाब में अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन और चौथा था परासरण दाब। तो हमने कल वाष्प दाब में अवनमन के बारे में स्टडी किया था। वाष्प दाब में अवनमन जो था उसको हमने आपको बता दिया था। वाष्प दाब में अवनमन ही क्यों पहले पढ़ाया गया? क्योंकि वाष्प दाब पर आगे आने वाली तीनों प्रॉपर्टी निर्भर करती हैं। किस तरीके से? प्रैक्टिकली जब हम देखते हैं तो वाष्प दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है क्वथनांक। दूसरा, वाष्प दाब के समानुपाती होता है हिमांक। और वाष्प दाब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ताप। यानी यूँ कहिए कि वाष्प दाब ताप पर भी डिपेंड करता है, क्वथनांक हिमांक पर भी डिपेंड करता है, या हम ये कहें कि क्वथनांक और हिमांक वाष्प दाब पर निर्भर करते हैं। अब हम दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, क्वथनांक में उन्नयन। सबसे पहले हम जानेंगे क्वथनांक क्या है। जैसे कि आप 10th क्लासेस में पढ़ करके आए हैं, क्वथनांक किसी भी द्रव के लिए वो ताप होता है जिस पर वो वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। परंतु ये हर कंडीशन में सत्य नहीं है, क्योंकि आप देखते हैं कि अगर हम किसी बर्तन में दाल पकने के लिए रखें तो 3 अलग अलग बर्तन में उसके पकने की जो दर है यानी समय है वो अलग अलग होगा। जैसे आप प्रेशर कुकर लें, खुला बर्तन लें, या फिर आप पतीली लेते हैं, तो तीनों कंडीशन में जो दाल के पकने की दर है वो अलग अलग होती है। तो हम ये नहीं कह सकते कि भाई क्वथनांक हर कंडीशन में अलग अलग होगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि क्वथनांक एक भौतिक स्थिरांक है और वो सदा निश्चित रहता है। कंडीशन परिवर्तित करने पर भी निश्चित रहेगा। तो फिर क्वथनांक एक्चुअल में होता क्या है? तो क्वथनांक वाष्प दाब पर आधारित एक गुण है, और हम इसे ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि वो ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडल दाब के बराबर हो जाता है वो उस द्रव का क्वथनांक कहलाता है। यानी जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब उसके वायुमंडल दाब यानी 1 वायुमंडल के बराबर हो जाएगा, उस ताप को हम उस द्रव का क्वथनांक कहेंगे। क्वथनांक का मान वाष्प दाब बढ़ने पर घटेगा और वाष्प दाब के घटाने पर क्वथनांक का मान बढ़ेगा, क्योंकि ऊपर अभी मैंने बताया कि क्वथनांक और वाष्प दाब जो हैं वो एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अब हम बात करेंगे कि क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है। क्वथनांक में उन्नयन को समझने के लिए हम वाष्प दाब की उस डेफिनीशन या उस लक्षण पर जाएंगे जो हमने आपको कल पढ़ाया था। हम ये जानते हैं, ये पढ़ कर के आए हैं कि जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील अशुद्धि डाली जाती है तो उसका वाष्प दाब घट जाता है, और जब वाष्प दाब घटेगा तो जाहिर सी बात है क्वथनांक बढ़ जाएगा, क्योंकि अभी अभी हमने बताया कि वाष्प दाब के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्वथनांक। अतः हम कह सकते हैं कि किसी अवाष्पशील अशुद्धि की उपस्थिति में किसी शुद्ध विलायक के क्वथनांक में किसी अवाष्पशील अशुद्धि की उपस्थिति में किसी शुद्ध विलायक के क्वथनांक में होने वाली ये वृद्धि क्वथनांक में उन्नयन कहलाती है। इसे डेल्टा टीबी से प्रदर्शित करते हैं, और अगर एक ग्राफ की हेल्प लेकर के आप इसे इस तरीके से दर्शा सकते हैं। ये ग्राफ बनाया हुआ है, आप देख रहे हैं वाई अक्ष, एक्स अक्ष पर हमने ताप लिया है और वाई अक्ष पर लिया है वाष्प दाब। स्टार्टिंग में हम विलायक की बात करेंगे, अभी आप विलयन नहीं देखेंगे। विलायक में ए बिंदु पर आप देखते हैं कि विलायक ए बिंदु पर है, तो यहाँ ए इसका वाष्प दाब ए पर कम है। लेकिन जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते जाएंगे तो उसका वाष्प दाब बढ़ने लगेगा। सपोज़ करो कि ये T1 ताप पर जाकर यहाँ जाकर के 1 वायुमंडल दाब के बराबर हो जाता है, तो हम कहेंगे कि ये T1 ताप जो है इस A यानी विलायक का वाष्प दाब क्वथनांक होगा। चूँकि A पॉइंट से स्टार्ट होकर ताप बढ़ाने पर वाष्प दाब बढ़ेगा, और B यानी B पर पहुँचने पर ये 1 वायुमंडल के बराबर हो जाएगा। और परिभाषा से
कि जब वो ताप जिस पर वायुमंडल दाब के बराबर हो जाए वाष्प दाब, वो कहलाएगा क्वथनांक। तो ये विलायक का क्वथनांक हो गया T1। इसी प्रकार अगर विलयन की बात करें, विलयन का विलायक से कम होता है वाष्प दाब, क्योंकि विलायक में अशुद्धि डालेंगे, कल आपको पढ़ाया गया था, तो भी उसका क्वथनांक घट जाएगा। तो स्टार्टिंग में इसका क्वथनांक कम होगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा क्वथनांक बढ़ता जाएगा और इन द एंड जब उसका टेम्परेचर पे एक वायुमंडल दाब के बराबर वो हो जाएगा, तो वो टेम्परेचर कहलाएगा विलयन का क्वथनांक। तो ग्राफ से देख रहे हैं T2 जो है वो विलयन का क्वथनांक हुआ। अब आप इन दोनों को अगर कंपेयर करें तो कौन बड़ा है? T2 बड़ा है T1 से। जब T2 बड़ा है T1 से, तब क्वथनांक में उन्नयन कितना आया? डेल्टा TB बराबर हुआ T2 माइनस T1। राउल्ट का एक नियम है, और राउल्ट का नियम कहता है कि क्वथनांक में प्रैक्टिकली देखा गया है ये उन्नयन मोललता के समानुपाती होगा। तो डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू मोललता। KB एक कांस्टेंट है जिसे हम मोलल अवनमन स्थिरांक, उन्नयन स्थिरांक कह रहे हैं, क्योंकि उन्नयन हुआ है तो उन्नयन स्थिरांक कह रहे हैं। यहाँ हमने मोललता की वैल्यू पुट कर दी है, तो एक नया फॉर्मूला क्वथनांक में उन्नयन कैलकुलेट करने के लिए निकल गया, जहाँ W विलय का भार है, W विलायक का भार है, M विलय का अणुभार है और KB मोलल उन्नयन स्थिरांक है और डेल्टा TB क्वथनांक में उन्नयन कहलाता है। मान लिया कि W/M जो है वो 1 मोल वैद्युत अनवघट्य है और कैपिटल W 1000 है। जब आप ये वैल्यूज़ पुट करते हैं तो डेल्टा TB बराबर KB के आ जाएगा, क्योंकि 1000 से 1000 कट गया, ये 1 हो गया। तो अब आप यहाँ इस KB को परिभाषित कर सकते हैं। KB क्या हुआ? मोलल उन्नयन स्थिरांक क्वथनांक में होने वाली उस वृद्धि के बराबर होता है जो 1 मोल वैद्युत अनवघट्य को 1000 ग्राम विलायक में घोलने से उत्पन्न होती है। तो आप इस फॉर्मूले की सहायता से इस परिभाषा को एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसी तरह एक और उन्नयन स्थिरांक होता है जिसको हम नाम दिया है आणविक मोलल स्थिरांक। आणविक मोलल या आणविक उन्नयन स्थिरांक, ये आणविक उन्नयन स्थिरांक क्या होता है? इसको हम डेल्टा KB से K-B से प्रदर्शित कर रहे हैं। K-B में और KB में केवल इतना ही डिफरेंस है कि वो 1000 ग्राम विलायक में घोलने पर उत्पन्न होता है और यहाँ हमने 100 ग्राम विलायक लिया है। तो आप देख रहे हैं KB और K-B में ये संबंध होता है कि KB K-B का 10 गुना होता है। जिस तरह आपने क्वथनांक में उन्नयन को पढ़ा है, सेम उसी तरह का बिल्कुल कोई चेंज नहीं है हिमांक में अवनमन वाला कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी अणुसंक गुण होता है। सबसे पहले हम हिमांक जानते हैं, वो हिमांक होता क्या है। तो उसी तरह द्रव के वाष्प दाब पर आधारित इसको भी परिभाषित कर सकते हैं कि वो ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है उसे हिमांक कहेंगे। नॉर्मली बालक हिमांक पढ़ करके आते हैं कि जब वो जिस ताप पर जम जाता है उसे हिमांक कहते हैं। तो ये चेंज हो सकता है, क्योंकि आप देखते हैं पहाड़ों पर बर्फ़ आसानी से जम जाता है, प्लेन में जमाने के लिए फ्रिज की ज़रूरत होती है, तो वो परिभाषा सही नहीं है। परिभाषा वाष्प दाब पर आधारित है, यानी जिस ताप पर वाष्प दाब द्रव का ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर होगा वो हिमांक कहलाएगा। फिर वही कंडीशन कि जब हम कोई अशुद्धि डालेंगे शुद्ध विलायक में तो उसका वाष्प दाब घट जाएगा। वाष्प दाब घटेगा तो हिमांक भी घटेगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, अभी हमने आपको बताया। और ये जो कमी आ जाएगी हिमांक में, ये क्या कहलाएगी? हिमांक में अवनमन। इसे आप डेल्टा TF से प्रदर्शित करेंगे और इस निम्न ग्राफ द्वारा इसको भी दर्शा सकते हैं। आप देख रहे हैं इधर वाष्प दाब लिया है, इधर ताप लिया है। स्टार्टिंग में हम विलायक की बात करते हैं या विलयन की बात करते हैं, वो आपकी इच्छा है, आप जिसको लेना चाहें। तो शुरू में विलायक का ये वाष्प दाब यहाँ अधिक है, हमने टेम्परेचर को घटाना शुरू किया और घटाएंगे तो क्या होगा? B पॉइंट पर जाकर हम देखते हैं कि विलायक का जो वाष्प दाब है वो ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है। तो हम कहेंगे कि ये T1 जो है इस ठोस अवस्था में जो वाष्प दाब के बराबर हो गया, तो T1 विलायक का हिमांक हुआ, T1 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हम विलयन की बात करेंगे। शुरू में वाष्प दाब यहाँ था, हमने ताप घटाया, वाष्प दाब घटना शुरू हुआ। सपोज के लिए D बिंदु पर जाकर के वो ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो गया। तो D पॉइंट पर यानी यहाँ जो टेम्परेचर होगा वो T2 डिग्री सेंटीग्रेड, वो विलयन का हिमांक कहलाएगा। अब आप ग्राफ से देखते हैं कि T2 और T1 में क्या संबंध आ रहा है कि T1 जो है वो T2 की तुलना में छोटा है।
यहाँ आप देख रहे हैं सॉरी T1 T2 से बड़ा है। तो अब हिमांक में अवनमन क्या आया, T1 माइनस T2। आपने देखा ही कवथनांक में उन्नयन आया था T2 माइनस T1, उन्नयन यानी बढ़ रहा था, अवनमन यानी घट रहा है T1 माइनस T2। पुनः अब आप पुनः राउल्ट का नियम लगाएंगे तो वही डेल्टा TF इंटू मोललता, डेल्टा TF KF मोललता की वैल्यू पुट कर देंगे और हमें हिमांक में अवनमन निकालने का एक सूत्र जो है यहाँ प्राप्त हो जाएगा, सेम कवथनांक में उन्नयन की तरह। उसी तरह वापस अब आप चाहें तो मोलल अवनमन स्थिरांक KF को कहेंगे और इसकी परिभाषित करने के लिए हम पुनः WM को 1 मोल अनवघट डालेंगे, 1000 ग्राम विलायक में डालेंगे तो पुनः वही परिभाषा प्राप्त होगी क्या कि मोलल अवनमन स्थिरांक हिमांक में आने वाली उस कमी के बराबर होगा जो 1 मोल वैद्युत अनवघट को 1000 ग्राम विलायक में घोलने से उत्पन्न होती है। आप चाहें तो इसमें फिर दोबारा से एक और कांस्टेंट यानी K-F को बता सकते हैं, जिसको हमने पीछे भी नाम दिया था आणविक उन्नयन स्थिरांक। यहाँ ये हो जाएगा आणविक अवनमन स्थिरांक। तो आणविक अवनमन स्थिरांक यानी डेल्टा K-F होगा और इन दोनों में अगर रिलेशन निकालें तो KF बराबर हो जाएगा 10 गुणा K-F, जैसे कि पहले आप जान चुके हैं। तो यहाँ आपने दो आज कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को पढ़ा है। इन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पर पेपर में न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं, वो न्यूमेरिकल बाद में कराएंगे। कल हम परासरण दाब स्टडी करेंगे। आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।